बच्चों, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट कर दी जाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ना ही हम मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, मोबाइल पे बात कर पाएंगे, एसी फैन बल्ब सब बंद हो जाएंगे। तो कैसे गुजारा होगा? लाइकवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे कि ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फाउंडेशन चैप्टर है बच्चों। साथ में इस चैप्टर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिग्निफिकेंट वेटेज है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस करना बनता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट, जो कि एटलीस्ट दो केसेस में आपको मालूम होना चाहिए। केस 1, यदि आपको किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, और केस 2, यदि एक चार्ज बॉडी इटसेल्फ स्पेस के थ्रू मूव कर रही है और कन्वेक्शन करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। इस केस में आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट डेंसिटी, जिसमें सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, सेकेंडली कि एक वेक्टर क्वांटिटी है अनलाइक करंट, ये आपको मालूम होना चाहिए, और थर्ड, यदि आपको किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से करंट डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो करंट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कभी भी किसी मेटल वायर के अक्रॉस एक बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिगिन टू मूव, और जिस एवरेज वेलोसिटी से ये चलने लगते हैं उसे बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मालूम होना चाहिए। सेकेंडली, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ मालूम होना चाहिए बच्चों, और थर्ड, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए। बच्चों, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है ओम्स लॉ, जो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बट दिस टाइम आपको ओम्स लॉ में पहली चीज़ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, जो कि V=IR होती है, ये मालूम होनी चाहिए। लेकिन साथ में सेकेंडली आपको मैक्रोस के अलावा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए, जो कि है J=σE, जिसमें सिग्मा कंडक्टिविटी को सिग्निफाई करता है। बच्चों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसमें सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए। सेकेंडली, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि होता है ρL/A, जिसमें L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड ρ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो कि कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जगह इस्तेमाल ये फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस में नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि अगर कंडक्टर की लेंथ को चेंज कर दिया जाए, कंडक्टर को कट कर दिया जाए या वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, इन केसेस में मालूम होना चाहिए। और साथ में खास तौर पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ मालूम होना इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशन बच्चों ध्यान रखिएगा, दो फॉर्म्स में आता है, दो फॉर्म्स में देखा जाता है। एक तो एग्जैक्ट फॉर्म में, जो कि एक एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन होता है, और दूसरा सिंपलर अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में। अप्रॉक्सीमेट फॉर्म को यूज़ करके ज़्यादातर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, कंपटीशन के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेट फॉर्म आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट रेजिस्टेंस में आपको कॉम्प्लेक्स केसेस, जैसे कि स्फेरिकल शेल के केस में रेजिस्टेंस, ट्रंकेटेड कोन शेप्ड की बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे केसेस के रेजिस्टेंस जिसमें आपको पहले एलिमेंट लेना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस निकाल करके फिर इंटीग्रेट करके बॉडी का रेजिस्टेंस कंप्यूट करना होता है, ये मालूम होना चाहिए। बच्चों, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर, जिसमें सबसे पहले आपको टू टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए, यानी कि सोर्स जो सर्किट में एनर्जी देते हैं, एंड लोड जो कि सर्किट की एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैटरी एक सोर्स हो सकती है और बल्ब लोड का काम कर सकता है सर्किट में। सेकेंडली बच्चों, आपको पावर का फंडामेंटल मतलब डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, यानी कि पावर इज़ नथिंग बट एनर्जी कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाय द सर्किट एलिमेंट पर यूनिट टाइम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले या रिलेशन विद V/I, यानी कि P=VI, ये फॉर्मूला आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बच्चों, ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, चाहे बल्ब की पावर की बात हो, चाहे सेल की, या फिर किसी और डिवाइस की। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, आपको स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस या ओमिक डिवाइसेस के केस में ये समझना चाहिए कि पावर के फॉर्मूले VI को और तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसको I² या V² फॉर्म में लिख सकते हैं, और जैसी ज़रूरत पड़े यूज़ कर सकते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, पावर में नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक
थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। बच्चों 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट का है सेल। तो सबसे पहले आपको सेल के ईएमएफ का मतलब, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब मालूम होना चाहिए। सेकेंडली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरियस फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर या इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, इन सब के साथ कैसे वेरी करता है ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको सेल 2 टाइप की देखी जा सकती है सर्किट में, आइडल एंड नॉन आइडल, ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट आपको सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए और सेल की पावर की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है किरचॉफ्स के फंडामेंटल 2 लॉज, जिसमें पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, या जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोल देते हैं। और सेकंड लॉ है केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे लूप लॉ भी बोल करके एड्रेस किया जाता है। बच्चों ये 2 ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से हम कोई भी गिवन सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो पोजीशन मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज की है वही पोजीशन करंट, इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट सॉल्विंग में किरचॉफ्स लॉ की है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि किरचॉफ्स लॉ की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में आई हुई प्रॉब्लम को श्योरिटी के साथ 100% सॉल्व कर पाएँ। बच्चों 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल। लाइक किरचॉफ्स लॉज, ये मेथड भी सर्किट सॉल्विंग का एक मेथड है, यानी कि इस मेथड की मदद से आप रेजिस्टर्स में करंट निकाल सकते हैं, कैपेसिटर्स पर चार्ज निकाल सकते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम सर्किट के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट अज्यूम कर सकते हैं, या सर्किट के किसी भी पॉइंट को हम ग्राउंड कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग जब कभी भी सर्किट में देखें, ये भी याद रखें कि इसका मीनिंग होता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया गया। बच्चों सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि मेथड ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल कब लगाना है। जब आप देखें कि सर्किट में काफ़ी पोर्शंस में प्लेन या रेजिस्टेंस लेस वायर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तब ये मेथड पर्टिकुलरली यूज़फुल रहता है, और ख़ास तौर से उन प्रॉब्लम्स में जिसमें लूप्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब लूप्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें 4 लूप, 5 लूप इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और आप किरचॉफ्स लॉ से उस सर्किट को कोशिश करते हैं, तो कई सारी इक्वेशंस बनती हैं और फिर सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा कम्बरसम हो सकता है। इंस्टेड अगर आप ये मेथड लगाते हैं तो प्रॉब्लम फास्ट होने का चांस होता है। बच्चों 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें सबसे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिवीजन रूल और साथ में इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए और करंट डिवीजन रूल मालूम होना चाहिए और साथ में थर्मल कोफिशिएंट कैलकुलेशन आनी चाहिए। बच्चों थर्ड आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट कुछ स्पेशल सर्किट्स के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि अगेन 2 टाइप का होता है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक मेथड होता है डेल्टा स्टार मेथड, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर सेकंड होता है इनफाइनाइट लैडर सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों थर्ड होता है इनफाइनाइट मैश, ये भी आ सकता है एग्जाम में। और फोर्थ होता है नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इन शेप ऑफ क्यूब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों लास्ट आपको सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। बच्चों 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल इक्विवेलेंट, जिसमें सबसे पहले आपको सीरीज या पैरेलल या मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन, जिसमें एक आइडियल सेल नंबर ऑफ नॉन आइडियल सेल्स के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, तो इस केस में भी आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। बच्चों 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। फिर गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, फिगर ऑफ मेरिट एटसेट्रा मालूम होनी चाहिए बच्चों। फिर नेक्स्ट आपको कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये मालूम होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली प्रॉब्लम्स आती हैं इससे। फिर नेक्स्ट बच्चों आपको मीटर ब्रिज मालूम होना चाहिए,
जिसमें खास तौर पर जो डिटरमाइंड अननोन रेजिस्टेंस होता है मीटर ब्रिज में, उसमें एरर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर बच्चों नेक्स्ट एक स्पेशल खास डिवाइस होती है पोटेंशियोमीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके प्राइमरी सर्किट की, सेकेंडरी सर्किट की मीनिंग्स आपको होनी चाहिए। फिर इसकी एप्लीकेशंस आपको खास तौर पे मालूम होनी चाहिए, जो कि होती है कि किसी अननोन ईएमएफ का डिटर्मिनेशन, किसी सेल जिसका रेजिस्टेंस अननोन है उसका डिटर्मिनेशन, और इन जनरल पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसी भी गिवन सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ में आपको पोटेंशियोमीटर की लिमिटेशंस भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इजी टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला इजी टॉपिक है पावर, जिसमें हीटर या बल्ब या फिर सिंपली किसी रजिस्टर की पावर कैलकुलेशन के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो कि एसेंशियली फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाते हैं। बच्चों सेकंड इजी टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। पर्टिकुलरली अगर टू लूप सर्किट आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो किरचॉफ लॉ की मदद से दो इक्वेशंस बना करके उनको सॉल्व करके इजीली आप अननोन चार्ज या करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों तीसरा इजी पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एक्चुअली ये टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होते हैं, तो ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है, और अगर और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना या पोटेंशियल या फिर करंट डिवाइड करना बहुत ही आसान स्टैंडर्ड सी चीज़ लगती है, बच्चों को ईजी लगती है। बच्चों फोर्थ इजी पोर्शन है सेल इक्विवेलेंट। सेल इक्विवेलेंट में भी फॉर्मूलों की मदद से आप इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ रेजिस्टेंस ईजिली निकाल सकते हैं। और बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि सीधे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, यानी कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस अगेन प्रैक्टिस किया तो एक किस्म से ऐसा लगेगा कि बस डेटा चेंज करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया। बच्चों नेक्स्ट जान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों पहला डिफ़िकल्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, जिसमें यदि आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो मेथड ऑफ एलिमेंट इंटीग्रेशन इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यदि आपको फील्ड की स्टडी करनी हो तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर का टॉपिक है उसकी पूरी स्टडी थोड़ी सी ध्यान से करने वाली होती है, डिफ़िकल्ट होती है, जिसमें पॉपुलर एग्जाम्पल आपके स्फेरिकल शेल हो गया, या फिर ट्रंकेटेड कोन शेप्ड का नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हो गया, या फिर हो सकता है मटेरियल की रेजिस्टिविटी ही डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, लोकेशन डिपेंडेंट हो। तो ऐसे केसेस थोड़ा ट्रिकी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। बच्चों सेकंड डिफ़िकल्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर थ्योरम टू कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। यानी कि एक सर्किट है, इमेजिन कीजिए उसमें कई सारे रेजिस्टर्स हैं और एक पर्टिकुलर रेजिस्टर भी हम चाहते हैं कि पावर मैक्सिमाइज हो, तो फिर इसको थोड़ा सा केयरफुली समझते हुए करना पड़ता है। बच्चों थर्ड डिफ़िकल्ट पार्ट है इस चैप्टर में सिमेट्रिकल सर्किट्स। इसमें स्टूडेंट्स ये चैलेंज फेस करते हैं कि भैया आखिर लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, उसमें गलती कर बैठते हैं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसको भी प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होती है। बच्चों फोर्थ डिफ़िकल्ट पार्ट है नॉन स्टैंडर्ड या मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल यदि पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शन वेरी कराने लग जाएं तो फिर थोड़ा सा अपने को जो स्टैंडर्ड में फॉर्मूले पढ़े होते हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा या बेसिक से अप्रोच करना पड़ेगा, तो ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो बच्चों इन ट्रू सेंस नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक की गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स का मेटल्स में खास तौर पर कैसा बिहेवियर होता है इसकी नॉलेज। बच्चों इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस समझने के लिए पास्ट ईयर में इस टॉपिक की वेटेजेस जान लेते हैं। जेमेन 2023-22 दोनों सालों में सेक्शन 1 में इस टॉपिक से 1 to 2 प्रॉब्लम्स आई हैं, सेक्शन 2 में अराउंड 0 to 1 प्रॉब्लम्स आई हैं, तो एवरेज 4 to 8 मार्क्स की वेटेज इस टॉपिक की रही है। 21 में बात करें तो सेक्शन 1 में 1 to 2 प्रॉब्लम्स एंड
सेक्शन 2 में अराउंड 2 प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी कि 8 to 12 मार्क्स की वेटेज इस टॉपिक की रही है। तीनों सालों में मिला के देखें तो 56 कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स एंड 65 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से बच्चों पूछी गई। IIT JEE एडवांस 2022 में इस टॉपिक की वेटेज 9% थी और 21 में इस टॉपिक की वेटेज अराउंड 7% थी। तो बच्चों वेटेज एनालिसिस से आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की एक ये भी ब्यूटी है कि ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी बाकी टॉपिक्स जैसे 11th में मैकेनिक्स या बाकी कोई भी टॉपिक से इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो अगर 11th के टॉपिक्स में आपकी कमांड वीक है तो इस टॉपिक में क्योंकि प्रॉब्लम्स प्योर होती हैं या इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टॉपिक्स होती हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपने केवल ये टॉपिक अच्छे से कर लिया, इस चैप्टर में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम को ईजिली कर पाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी टॉपिक्स आपके वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। बच्चों अपनी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 14 आवर्स के गुड क्वालिटी लेक्चर्स फॉलो करने होंगे। सेकेंडली आपको 24 आवर्स का टाइम प्रैक्टिस में डिवोट करना होगा, जिसे आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। इन पार्ट 1 यू विल नीड टू डिवोट अराउंड 14 आवर्स टू दिस टॉपिक, जिसमें आप 180 to 200 क्वेश्चंस के असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 2 में यू विल नीड टू डिवोट अराउंड 6 आवर्स टू दिस टॉपिक, जिसमें आप एक 2 आवर्स का टेस्ट जिसमें मॉडरेट टू इजी लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और थर्ड पार्ट ऑफ रिवीजन में, जो कि यूजुअली एग्ज़ाम से पहले आप कर सकते हैं, इसमें आप 4 आवर्स के आसपास डिवोट कीजिए और इसमें 2 टेस्ट इंक्लूड कीजिए 1 आवर ईच, जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स अगर आप टफ इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों इस टॉपिक की सिग्निफिकेंट वेटेज है, इसलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बाकी टॉपिक्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस टॉपिक को मन लगा के पढ़ते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एग्ज़ाम में गुड स्कोर फेच करने की। तो बच्चों मेरा कहना वही है, वापस मन लगा के पढ़ते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए।